ट्वेल्थ फिजिक्स 2 अंक के इम्पोर्टेंट प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 2 अंक वाले 7 प्रश्न होते हैं, करना होता है और 14 प्रश्न आते हैं, सब में अथवा वाला प्रश्न रहता है। तो ये 14 अंक का है और मैंने पूरे पाठों से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर अलग किया है। इस वीडियो को देख लीजिए। यदि आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं किया है और आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्या तैयार करें, क्या न करें, तो मैंने 1 अंक वाला वीडियो पहले सीरीज में डाल दिया है। अब 2 अंक वाले प्रश्नों को मैं डाल रहा हूँ, तो इसको अच्छे से देखें, समझें, इनको लिख के देखें। ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इस अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या आशय है? इसका मात्रक लिखिए। यह कैसी राशि है? तो इसकी परिभाषा इस सूत्र से बनाई जा सकती है। ये क्यू नॉट का मतलब एकांक आवेश है। तो यहाँ से चालू करते हैं विद्युत क्षेत्र में। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र है। फिर इसको बोलेंगे एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस तरह से परिभाषा बनाना है। इसका जो एसआई मात्रक है तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन और बटे में आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। और ये भी समझना है कि इन्हीं में से 1 अंक वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इस हिसाब से पढ़ना है कि यदि इनका विकल्प बन जाए या 1 अंक वाले खाली स्थान बन जाए, जोड़ी वाला बन जाए, तो आपसे बन जाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? तो यहाँ पर सीधा सीधा है, मान लेते हैं कि यदि दो विद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं इस तरह से, तो ये हुआ प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसमें और एक इसमें, तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है। तो आपको लिखना है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम या कथन लिखिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम यहाँ पर समझते हैं। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से प्रवाहित कुल धारा के म्यू नॉट गुना होती है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। आपको कथन लिखने के बाद ये सूत्र भी लिखना है। तो बी का मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, डी एल का मतलब रेखी समझ लीजिए, और ये समाकलन है। और यहाँ पर ये घेरा बना दिए तो बंद पृष्ठ का। तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन देखिए कैसे पढ़ेंगे। ये बंद पृष्ठ हो गया, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, रेखीय समाकलन। तो बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है। इस तरह से इसको याद करना है, सूत्र को भी याद कर लेना है। फिर प्रश्न है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल को या लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। यहाँ चाहे तो थोड़ा जहाँ करके लिख सकते हैं। F बल है, Q आवेश का परिमाण है, V आवेश का वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, चुंबकन किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो ये सूत्र से ही परिभाषा है। तो किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन, भी माने एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण, नेट है, एम को माने चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं। एम माने होता है चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए, अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप क्यों बनाती हैं? तो यहाँ देखिए, क्योंकि ये एन ध्रुव से प्रारंभ होकर यस ध्रुव तक जाती हैं तथा चुंबक के अंदर यस ध्रुव से एन ध्रुव तक जाती हैं। जहां से चली वहीं पहुंच गई।
एन ध्रुव से चली थी, एन ध्रुव में ही पहुँच गईं। इस तरह से ये कैसा लूप बनाती हैं? बंद लूप बनाती हैं। फिर प्रश्न है, माइसनर प्रभाव किसे कहते हैं? तो अतिचालक पदार्थ चुंबक को प्रतिकर्षित करता है, इसे माइसनर प्रभाव कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और यहाँ पर ये सूत्र है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र भी लिख देंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर परिभाषा देखिए, जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब इसका 10वां प्रश्न देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। तो यहाँ फैराडे के 2 नियम हैं। तो सबसे पहले प्रथम नियम लिखते हैं, जब किसी परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इसका अस्तित्व तब तक रहता है, जब तक कि परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस तरह से ये प्रथम नियम है। इसके बाद द्वितीय नियम की बात करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यदि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए और अभी टाइम है, चैप्टर वाइज आप नोट्स चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक चाहते हैं, टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं, तो एलके फिजिक्स ऐप आप डाउनलोड कर लें, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और परीक्षा तक इम्पॉर्टेंट सामग्री इससे मिलेगी, इसलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर कर दें अपने साथियों को। अब 11वां की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा में क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि दिष्ट धारा से ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम दिष्ट धारा का उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं कर सकते हैं। फिर 12वां प्रश्न देख लेते हैं, नागरिक विद्युत वितरण में धारा वितरण प्रत्यावर्ती धारा के रूप में किया जाता है। क्यों? तो जब हम लोगों को धारा पहुंचाते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा ही क्यों पहुंचाते हैं? तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता, ये 2 बार की हो गया, 1 बार की लिखना है। प्रबलता को बिना ऊर्जा क्षय के, तो दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को बिना ऊर्जा क्षय के ट्रांसफार्मर द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसके साथ केवल कर सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो यही है कि जब भी हमको प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाना हो, बढ़ाना हो, तो हम ट्रांसफार्मर से आसानी से घटा-बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो है प्रत्यावर्ती धारा ही लोगों को दी जाती है। इसके बाद प्रश्न है, वाटहीन धारा किसे कहते हैं? तो चलिए वाटहीन धारा देखिए। यदि प्रत्यावर्ती धारा, अब यहाँ पर समझते हैं वाटहीन धारा। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो या शुद्ध धारिता हो, तो वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर 90 होता है। इस लाइन को अच्छे से समझना है। इस स्थिति में परिपथ की जो औसत शक्ति होती है, उसका मान शून्य होता है। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। इसको सूत्र से भी बता सकते हैं। औसत शक्ति का सूत्र है पी ए इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है। तो यहाँ जो कलांतर है 90 है, कॉस 90 का मान शून्य होता है, तो ये 0 वाट हो गया। मतलब यहाँ पर औसत शक्ति का मान शून्य होता है। इस स्थिति में जो धारा बहती है उसी को वाटहीन धारा कहते हैं। फिर देखिए अगले प्रश्न में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वर्ण क्रम को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वर्ण क्रम को, ये वर्ण क्रम भी आ सकता है, स्पेक्ट्रम भी लिख सकता है, को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य तो गामा की होती है।
तो ये 7 किरणें होती हैं, इनको क्रम से लिखना होता है, इधर-उधर नहीं लिख सकते हैं, यदि हम स्पेक्ट्रम लिख रहे हैं तो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगें, इस तरह से हम इस क्रम में लिखेंगे इन तरंगों को। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं? वे तरंग जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती हैं। ये दोलन परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। ऐसी तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। इसके बाद 16वां प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत किसे कहते हैं? इसका महत्व लिखिए। समताप मंडल में 30 से 50 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर स्थित जीव जंतुओं की त्वचा कैंसर एवं आनुवांशिक परिवर्तन से बच जाती है। इस तरह से आपको ओजोन परत के बारे में लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम लिखिए। तो चलिए स्नेल का नियम देखते हैं। एक वर्णी प्रकाश किरण एवं किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसका सूत्र है 1 म्यू 2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसका मतलब आपतन कोण की ज्या है, यह अपवर्तन कोण की ज्या है। यही अनुपात जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? इसकी शर्तें लिखिए। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी शर्तें हैं कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इसके लिए देखिए, इस तरह का हमको चित्र बना लेना है। ये चित्र तो बना ही है, इस तरह का चित्र बनाएंगे और यहाँ पर ये जो माध्यम है, ये ऊपर लिख देना है विरल माध्यम और नीचे क्या लिख देना है? सघन माध्यम। ये और लिख देना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, हीरा चमकदार होता है क्यों? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.47 है, जो कि अधिक है, और क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री है, जो कि बहुत कम है। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, अपवर्तनांक अधिक है और क्रांतिक कोण जो है कम है। जब प्रकाश हीरे के कटे हुए तल वाले में प्रवेश करता है या तल में प्रवेश करता है, तो उसका बार-बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हीरे की चमक बढ़ जाती है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। अब यहाँ प्रश्न है, कोई जादूगर n बराबर 1.47 अपवर्तनांक के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रव का अपवर्तनांक क्या है? क्या यह जल हो सकता है? तो यह तभी संभव है जब द्रोणिका में भरे द्रव और लेंस का अपवर्तनांक समान हो। जब दोनों का अपवर्तनांक समान होगा तभी ये अदृश्य हो सकता है। अतः द्रव का अपवर्तनांक भी कितना होना चाहिए? 1.47। दोनों का अपवर्तनांक बराबर होगा तो अदृश्य हो जाएगा। यह द्रव जल नहीं हो सकता है, क्योंकि जल का अपवर्तनांक 1.33 है और इसका अपवर्तनांक तो मैच ही नहीं खा रहा है। यह द्रव ग्लीसरीन हो सकता है, क्योंकि ग्लीसरीन का अपवर्तनांक इसके बराबर होता है। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कला संबद्ध स्रोतों से क्या आशय है? इसकी शर्तें लिखिए। तो देखिए, कला संबद्ध स्रोत क्या है, इसकी शर्तें देख लेते हैं। तो स्रोतों से उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियां समान हो, तरंगों के मध्य कालांतर शून्य या नियत हो, तो यही कला संबद्ध स्रोत की शर्तें हैं। यदि परिभाषा पूछे तो इन दोनों को मिला देंगे तो परिभाषा बन जाएगी। फिर प्रश्न है, विवर्तन किसे कहते हैं? इसकी शर्तें लिखिए। तो यहाँ पर देखिए,
तीक्ष्ण धार वाले किनारों से प्रकाश का मुड़ना एवं अवरोध द्वारा बनी ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं। तो इसकी शर्त क्या है? अवरोध का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो जब प्रकाश किसी अवरोध से टकरा के मुड़ता है और उसकी ज्यामितीय छाया में घुस जाता है, अतिक्रमण कर लेता है, तो इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। फिर प्रश्न है, कार्यफलन को समझाइए। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन का जो दूसरा नाम है, उसको देहली ऊर्जा भी कहा जाता है। तो यदि आपको देहली ऊर्जा पूछे तो भी यही जवाब देना है, यही चीज है। फाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट का मतलब हो गया देहली आवृत्ति, एच का मतलब प्लांक नीतांक है। इस तरह से सूत्र भी लिख देना है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, तापायनिक उत्सर्जन से क्या आशय है? इसके लिए धातु के क्या गुण होने चाहिए? तो धातु को उच्च ताप पर गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसके लिए धातु में क्या गुण होना चाहिए? धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए और धातु का गलनांक उच्च होना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न, देहली आवृत्ति, और आपको समझना है देहली ऊर्जा अलग है और देहली आवृत्ति अलग है। तो देहली ऊर्जा भी आता है, देहली आवृत्ति भी आती है। देहली ऊर्जा को कार्यफलन भी कहते हैं, अभी ऊपर बता चुके हैं। आपतित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होता, इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, रदरफोर्ड के प्रयोग में प्रकीर्णन प्रक्रम में स्वर्ण नाभिक स्थिर क्यों रहता है? क्योंकि जो स्वर्ण नाभिक है वो अल्फा कण की तुलना में 50 गुना भारी होता है, इसलिए वह स्थिर रहता है। फिर है प्रश्न, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्र अत्यंत पतला, माने 10 की घात -7 मीटर की कोटि का क्यों रखा जाता है? ताकि अल्फा कण बार बार प्रकीर्णित न हो सके। फिर देखिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं लिखिए। चलिए देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल की सीमाएं मॉडल या कमियां एक ही चीज कहलाता है। तो इसके अनुसार परमाणु अस्थिर है, क्योंकि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए त्वरित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है। वह सर्पिलाकार गति करते हुए नाभिक में गिर जाएगा। तो इस तरह से इसके अनुसार नाभिक क्या हो गया? अस्थिर हो गया। दूसरा, इसकी कमी ये है कि सर्पिलाकार गति करते हुए उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, किंतु इसका स्पेक्ट्रम रेखीय क्यों होता है? इसकी व्याख्या नहीं की गई रदरफोर्ड द्वारा। इस तरह से दो कमियां थी। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, बोर मॉडल की सीमाएं लिखिए। तो चलिए बोर मॉडल की सीमाएं देखते हैं। यह हाइड्रोजन सम परमाणुओं के लिए उपयुक्त है, क्योंकि बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन और धनावेश के बीच विद्युत बल शामिल किया गया है, जबकि हाइड्रोजन जैसे से बड़े परमाणुओं में विद्युत बल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच भी लगेगा। तो ये कमी ये हो गई कि बोर मॉडल हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए, हाइड्रोजन सम का मतलब हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए तो लागू होता है, लेकिन बड़े परमाणुओं के लिए लागू नहीं होता है। फिर है, यह हाइड्रोजन सम परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्तियों की व्याख्या तो करता है, किंतु यह आवृत्तियों के आपेक्षिक तीव्रताओं की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो इससे हमको जो तरंगें निकलती हैं उसकी आवृत्ति का मान पता चलता है, लेकिन उससे उसकी तीव्रता का पता नहीं चलता है। तो ये दो कमियां थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नाभिकीय बल किसे कहते हैं? इसके गुण लिखिए। तो वह बल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को नाभिक के सूक्ष्म आयतन में बांधता है, उसे नाभिकीय बल कहते हैं या कहलाता है, जो भी लिखना हो। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं नाभिकीय बल की।
तो देखिए, यह कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है, मतलब शक्तिशाली बल होता है। नाभिकीय बल अल्प परास वाला होता है, मतलब बहुत कम दूरी पर लागू होता है। यह 0.8 फर्मी मीटर से अधिक दूरी के लिए आकर्षी होता है और 0.8 फर्मी मीटर से कम दूरी के लिए प्रतिकर्षी होता है। मतलब यहाँ पर इससे कम दूरी पर करेंगे तो प्रतिकर्षण करेगा और इससे ज़्यादा दूर चला जाएंगे तो आकर्षण करेगा। अब देखिए न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो नाभिकीय बल लगता है, वो समान होता है। एक जैसे ही नाभिकीय बल लगता है। फिर है नाभिकीय बल विद्युत आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह से इसके जो हैं विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर यहाँ प्रश्न है समभारिक किसे कहते हैं? तो वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो और परमाणु द्रव्यमान समान हो, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखिए, आर्गन है 18 है, ये पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ये नीचे परमाणु क्रमांक है, अलग अलग है। ऊपर जो लिखा है ये परमाणु भार आर्गन का और ये पोटेशियम का और ये कैल्शियम का, तीनों एक जैसे है। तो जिनका परमाणु भार समान है तो ये समभारिक कहला गए। इसके बाद प्रश्न है द्रव्यमान क्षति को समझाइए। तो नाभिकीय द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमान में अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसका सूत्र देखिए, डेल्टा एम स्मॉल एम कैपिटल एम जो भी लिखना हो। तो यहाँ पर नाभिकीय द्रव्यमान ये एम कहला गया और घटकों का द्रव्यमान जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये हुआ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो ये घटकों के द्रव्यमान कहला गया। तो घटकों के द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। थोड़ा आप एक काम कर सकते हो, इसको इधर लिख देना है और इसको इधर लिख दीजिए पहले। मतलब पहले लिख दीजिए नाभिक के घटकों के द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए समविभव पृष्ठ क्या है? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। वैसे जब 2 अंक का आता है तो इसमें 2 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है कि आपसे बनता हो तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अंतक वोल्टता या निरोधी विभव किसे कहते हैं? तो आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति पर ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे निरोधी विभव या अंतक विभव कहते हैं। अब इसका आपको सूत्र भी लिखना है। तो सूत्र क्या है? इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब यहाँ पर ये के मैक्स जो है ये गतिज ऊर्जा है और ईवी नॉट क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इस तरह से ये सूत्र हो गया। आगे आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 mv² मैक्स होता है। तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र लिख दिए और ये जो ईवी नॉट का, तो दोनों लिख सकते हैं आप या एक ही लिख दीजिए। तो आपको इसको अंतक विभव या निरोधी विभव को अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, इसको देखते हैं। पीएन संधि डायोड में अवक्षय पर्त को समझाइए, इसकी मोटाई कितनी होती है? तो देखिए अवक्षय परत क्या है? डायोड की संधि पर होल एवं इलेक्ट्रॉन के उदासीनीकरण के कारण संधि पर पतली परत बन जाती है, जिसमें ना तो होल होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अवक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। तो इस तरह से ये प्रश्न है।
7 प्रश्न आना है, मतलब 7 दूनी 14 प्रश्न आना है। पूरे पाठ से ये 35 प्रश्न हैं। इनको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, इतने में ही आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा-सा आप अन्य स मैं तो वीडियो जो है चैप्टर वाइज़ भी डाला हूँ, तो आप चैप्टर वाइज़ वीडियो देखिए और ये उनके लिए है जो थोड़ा कम पढ़ पाए हैं, टाइम नहीं मिल पाया है, वो ज़रूर तैयार कर लें, तो इससे उनको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे।